देख रहे हैं स्वदेश खबर। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में बढ़ते कोरोना के मामलों की। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर बीएमसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन प्राइवेट अस्पतालों के लिए है। क्या है नोटिफिकेशन के हिसाब से कम 80% तक जो बेड हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में वो कोविड के लिए रखने होंगे। साथ में 100 आईसीयू बेड की क्षमता वाले वार्ड रूम बनाने का भी निर्देश दिया गया है। बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों को और क्या निर्देश दिए हैं, ज़्यादा अपडेट देकर हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा जुड़ रही हैं। कोविड-19 के तेजी से बढ़ते केसेस के चलते म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के लिए फरमान जारी किया है कि उनको अपना बेड कैपेसिटी जल्द से जल्द रैंप अप करना होगा। उनको वो पीक लेवल रिस्टोर करना होगा जो उनके पास था ड्यूरिंग सेकेंड वेव लास्ट ईयर, और उनको ये 10 जनवरी से पहले करना होगा। तो एमसीजीएम ने ये भी कहा है कि 80% ऑफ कोविड-19 बेड्स और 100% ऑफ आईसीयू बेड्स को रिजर्व कर दिया जाएगा वार्ड रूम्स के लिए, और किसी को भी डायरेक्टली उसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा विदाउट इंटीमेशन। एमसीजीएम ने ये भी कहा है कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट्स जिनको और कोई कंडीशन नहीं है उनको ये कोविड-19 बेड्स नहीं अलॉट किए जाएंगे, ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो। और ये भी पॉइंट रखा है कि कोई भी हॉस्पिटल किसी भी कोविड-19 पेशेंट से उस रेट से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है। बाकी के और मेजर्स जो इन हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स को फॉलो करने होंगे वो ये है कि उनको एडिक्वेट सप्लाई रखना होगा ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर्स, पीपीपी किट्स का या मास्क का, और एक प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा 11 जनवरी के बाद। चलिए, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो। लेकिन कैसे होंगे ये चुनाव, किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, किस तरीके के कोरोना प्रोटोकॉल लगेंगे, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की एक अहम मीटिंग जारी है, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर चुनाव कैसे हो इस पर मंथन किया जा रहा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है वहाँ के हालातों को लेकर, वैक्सीन की स्थिति पर भी बातचीत की गई है, और अब जल्द ही चुनाव किस तरह कराए जाएं और चुनाव की तारीख दोनों सामने आ सकते हैं। इस पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, कब तक चुनाव की तारीख आ सकती है और क्या कुछ अलग हो सकता है इस बार, क्योंकि बिहार का चुनाव भी हुआ है और उससे पहले हम देखेंगे बंगाल का चुनाव भी कोविड प्रोटोकॉल्स के तौर पर हुआ, लेकिन ज़्यादा प्रोटोकॉल कोई मांगता हुआ दिखा नहीं वहाँ पर। देखिए, आज हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, डीजीआईसीएमआर डॉक्टर बलराम भार्गवा और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को उन 5 स्टेट्स के बारे में ब्रीफ करा जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। इस ब्रीफिंग में उन्होंने ईसीआई को इन्फॉर्म करा है कि जहां 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वहां पे कितनी पॉपुलेशन को कोविड की वैक्सीन लगा दी गई है, कितनों को फर्स्ट डोज लगाई गई है और कितने लोगों को फुली वैक्सीनेट कर दिया गया है। इसके अलावा इन स्टेट्स में ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ज्यादा केस लोड फैक्टर है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है या कौन सी सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर काफी ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो आज की पूरी ही ब्रीफिंग इनको दी गई है ईसीआई के ऑफिशियल्स को, और सूत्रों के मुताबिक ये बिल्कुल पता लगा है कि ईसीआई ने बढ़ते हुए कोविड के मामलों को लेकर चिंता जरूर जताई है, लेकिन आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि जो आज ब्रीफिंग करी गई है और बाकी रिस्क की असेसमेंट करने के बाद, कोविड के असेसमेंट करने के बाद ईसीआई जल्द कोई एक ठोस फैसला ले सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं ईटी नाउ स्वदेश पर लगी खबर पर लगी मुहर की। हमने आपको पहले ही बताया था कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण की सरकार मंजूरी दे सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने भारत और नेपाल को जोड़ने वाली महाकाली नदी पर पुल बनाने का भी फैसला किया है। आइए सुन लेते हैं अनुराग ठाकुर की इस पर एक बाइट। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसके लिए किया गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को आज स्वीकृति मिली है। इस स्कीम पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा और लगभग 20 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन किया जाएगा। फेज 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में
जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर 10,750 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। और जैसा आपको पता है कि इससे पहले भी जो फेज 1 था उसमें भी जो निर्णय के हिसाब से अब तक लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में जहां एक और उत्पादन का हमने लक्ष्य नॉन फॉसिल के लिए रखा है 500 गीगावाट का, उसके लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के अंदर ही जितनी ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत है उसका भी राज्यों को लाभ मिलेगा और ट्रांसमिशन नेटवर्क जल्दी खड़ा हो पाएगा। बुधवार को पंजाब में नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान उसे रोक दिया गया था और सुरक्षा की चूक मानी गई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है और शुक्रवार को इस पर अब सुनवाई होगी। क्या है पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के पास। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां सरकार इस मामले में जांच कर ही रही है, वो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का मामला पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई जिसमें वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने याचिका डालते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इसका संज्ञान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और इस मामले में कोई आदेश आज ही के दिन देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें पहले अपने याचिका की कॉपी आप पंजाब सरकार को दे, उसके बाद वो कल यानी कि शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि इस याचिका में ये कहा गया है कि इस जांच से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं वो भटिंडा के जिला जज के पास रखे जाएं। साथ ही साथ ये आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो। साथ ही साथ जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि अब तक इस तरह के मामले ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पंजाब जैसा राज्य जो कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ दूरी पर ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना, जहां पर वो 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर जाम में फंसे रहते हैं प्रदर्शनकारियों के सामने में, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल अहम सुनवाई करके कोई फैसला दे सकता है। चलिए, देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये समिट 10 जनवरी को होनी थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था, लेकिन अब इस 2 दिन की समिट को आगे बढ़ा दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमित राजपूत। जी देखिए, जिस तरह से ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो रद्द कर दी गई है। ये 10वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो थी ये गांधीनगर महात्मा मंदिर पर होनी थी। जिस तरह से गुजरात के अंदर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के अंदर जो केसेस हैं वो डबल हो रहे हैं, साथ ही साथ ओमाइक्रॉन वेरिएंट की हम बात करें तो उसके भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस वजह से एहतियातन के तौर पे गुजरात सरकार ने ये निर्णय लिया और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अब की बार जो 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच में जो 10वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली थी उसे रद्द किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी माना है, क्योंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात आने वाले थे और साथ ही साथ जो पार्टनर कंट्रियां हैं जो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेती हैं, लगभग 30 से ज्यादा जो देश हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने वाले थे। उनके डेलीगेशन के आने की शुरुआत हो चुकी थी, कुछ आना बाकी थे और अलग अलग जो अधिकारी हैं विदेशों से आने वाले थे। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट और साथ ही साथ कोरोना के केस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और उस वजह से एहतियातन के तौर पे ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है इस बार फिर से रद्द की गई है। 2020 में भी ये प्रोग्राम जो था पोस्टपोन किया गया था और इस बार भी लगातार दूसरी बार ये प्रोग्राम जो है रद्द कर दिया गया है। जी
चलिए, देश बदल रहा है और इसी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको बदलना होगा। हम आपको ऐसी ही कुछ कहानियां दिखाते हैं हर रोज़ बदलते और बढ़ते भारत की। मुकेश अंबानी की कंपनी ने $4 अरब का मेगा फॉरेन करेंसी बॉन्ड जारी किया। ये किसी भी भारतीय कंपनी के द्वारा सबसे बड़ा बॉन्ड इशू है। इसमें निवेशकों ने भी ज़बरदस्त दिलचस्पी दिखाई है और ये इशू 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इस मेगा इशू का एक अहम बैंकर सिटी बैंक था। हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने इस मेगा इशू को लेकर सिटी बैंक के हेड आशु खुल्लर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं उसका एक हिस्सा। I think certainly Reliance has started the year with a big bang, and I think it's kind of their tradition to do things in a very big way, in a very innovative way, and I think this is an extension, very much an extension of that philosophy. And as you yourself noted, I think it's the largest foreign currency bond by an Indian issuer. It's also the tightest spread ever achieved by an Indian corporate. And then even if you look at from an Asia perspective, certainly the first 40-year tranche by an Asian corporate, and I think it's even the lowest coupons achieved by an Asian corporate in the 30 and 40-year categories. Huge demand and, great timing, I think, from our perspective, which Reliance chose. Investors are fresh with money in the new year allocations. I think there is going to be a fair amount of interest for companies worldwide to try and hit the, bond markets, as you noted, because I think there's an expectation that the rates may be headed higher. So I think, again, from that perspective, I think great timing. It's also been a while. Reliance is coming back to the international bond markets after a gap of 4 years. And if you look at the journey which the company has had from what used to be a more traditional oil and gas company to now, look at Jio, look at their retail strategy, look at the new energy strategy. But it's a totally transformed company. It's a totally transformed credit. And I'd say that while the equity markets have had an experience of going through the journey, this is probably the first time the fixed income global investors, the top asset managers, the top insurance companies, the banks have had an opportunity to hear that story. And I think I'd say the investors have voted with their wallets. And that's why you had a book which was almost 3 times the size of the deal. And to put it in context, Ajay, last year, the entire foreign currency bond issuance from India was $21 billion, and this one deal had an order book of, over $11.5 billion. So I think in multiple ways, I'd say a very, very significant transaction for Reliance. And then, as you noted, I think it does open up, in my view, an opportunity for a number of other Indian corporates, Indian banks, to try and use the momentum. And I think while the rates are still in a historic context, while the treasuries may have moved up a few basis points in the historic context, I think it's still a great opportunity for issuers to go and raise some, lock in some very attractive pricing. चलिए, पिछले 2 बीते सालों में लोगों का जीने का तरीका बदल चुका है। डिजिटल फॉर्मेट से लोग लगातार जुड़े हैं और पिछले 2 सालों में कई लोगों ने जो देश में चल रही पिछले 1-2 साल से इक्विटी की रैली थी, उससे भी फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा है। इसलिए शायद तक 2019 से 2021 तक दुगने लोगों ने शेयर मार्केट में एंट्री ली। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। याद कीजिए उस दौर को जब कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था और लोग घरों में कैद हो गए थे, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी लोगों ने घर में बैठकर बाजार में कदम रखा, यानी कि शेयर मार्केट में बतौर इन्वेस्टर एंट्री मारी। ब्रोकरेज कंपनियों ने मार्च 2019 से नवंबर 2019 तक हर महीने करीब लाखों नए डीमैट अकाउंट खोले, जिसमें 75% निवेशक 30 साल से कम उम्र के हैं। Has been achieved in the last about 2.5 years. This could be achieved inter alia on the back of significant adoption of technology by market intermediaries and market infrastructure institutions, seamless client onboarding process through online KYC, ease of access to markets through internet and mobile-based platforms, availability of education material in easy consumable formats through the internet, etc., have facilitated investment by retail investors in various financial products. It is a matter of satisfaction that despite the increase in individual investor participation resulting in increased pressure on the market infrastructure, the systems in place have shown resilience and robustness to cope with the same.
बाजार जो पिछले 2 दशकों से नहीं कर पाया वो कोरोना ने 2 साल में कर दिया। नवंबर 2021 में देश में डीमैट खाता धारकों की संख्या 7.7 करोड़ के पार पहुंची, जो कि मार्च 2019 में 3.6 करोड़ थी। 2019 और 20 की बात की जाए तो हर महीने औसतन 4 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए। ये 2021 में 3 गुना बढ़कर 20 लाख प्रति माह हो गया और नवंबर 2021 में बढ़कर लगभग 29 लाख प्रति माह हो गया। Increased investors' participation in domestic markets is an extremely encouraging sign for the growth of capital markets in India. It is for the regulator, market infrastructure institutions, market intermediaries and other stakeholders to ensure they keep their trust and faith in the market. The investors on their part need to take informed investment decisions based on their risk appetite. बहरहाल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर मार्केट के लिए फायदे का सौदा रहा। फिलहाल कोरोना की एक और लहर दस्तक दे चुकी है और ऐसे में उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में और भी नए निवेशक मार्केट में आएंगे। ET Now स्वदेश। काम का अटक जाना, सरकारी फाइलों का धूल खाना, ये अक्सर सरकार के कामकाज से जुड़ा जाता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि देश बदल रहा है, समय बदल रहा है और ऐसे एक बदलते समय की मिसाल पेश करी है रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने, जहां पर उन्होंने 2 घंटे के अंदर ही एक ब्रॉड गेज लाइन के निर्माण का अप्रूवल दे दिया। ये देखते हैं रिपोर्ट। बदलते हुए देश में किस तरह से काम की रफ्तार बढ़ रही है, ये बताया नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, जहां रेल मंत्री के इम्फाल दौरे के दौरान मणिपुर के सीएम ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इंडो म्यांमार बॉर्डर को जोड़ने के लिए इम्फाल से मोरे तक रेल लाइन को एक्सटेंशन दिया जाए। रेल मंत्री ने ऑन द स्पॉट रेल मंत्रालय के अधिकारियों को आदेश दिया कि म्यांमार तक रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे का अप्रूवल दिया जाए। मीटिंग खत्म होने तक रेल मंत्रालय ने रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे की मंजूरी दे दी और आदेश भी जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक दोनों देशों के बीच 111 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और इसके बनने के बाद भारत दक्षिणी पूर्व एशिया से रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। फिलहाल इस सर्वे के लिए 3 करोड़ से ज्यादा की रकम आंकी गई है। इंडो म्यांमार रेल लिंक से दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ता कायम करने और निकटतम पड़ोसी देश से व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रिश्ता मजबूत करने में मदद मिलेगी। ET Now स्वदेश। चलिए बात कर लेते हैं बाजार की और बाजार के मिजाज की। 4 दिन की रैली के बाद फाइनली इस रैली पर बाजार में ब्रेक दिखा और खासी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। 1% से ज़्यादा लुढ़क गया निफ्टी और सेंसेक्स दोनों। निफ्टी करीब 179 अंक गिरकर 17,745 पर और सेंसेक्स करीब 621 अंक गिरकर 59,601 पर बंद हुआ। बाजार में और क्या क्या रहा खास और कैसी रही हलचल, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ग्लोबल फैक्टर्स का भी एक कारण बन सकता है, जहाँ पे जो इस साल में सबसे पहला दिन है जहाँ पे लॉसेस देखने को मिला और हाँ 4 दिन का गेनिंग स्ट्रीक भी जो है टूटा। तो ओवरऑल मुनाफा वसूली कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आईटी सेक्टर में जरूर कह सकते हैं क्योंकि उनके नतीजे आ रहे हैं अगले हफ्ते। अगर देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस ने लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया इस समय। 3% पिछले 5 दिन में आपके मिड कैप इंडिसेस भागे और स्मॉल कैप जो है आज भी रैली किया और पिछले 9 दिन में 8 दिन जो है वो आ गए। हालांकि निफ्टी बैंक में आज इंट्राडे रिकवरी जरूर हुई थी 500 पॉइंट की, लेकिन फिर भी 5 दिन का गेनिंग स्ट्रीक जो है उन्होंने ब्रेक किया। अब देखिए कौन कौन सेगमेंट्स में बाइंग देखने मिली। तो सबसे पहले आपके इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, शुगर, टेक्सटाइल, ये छोटे छोटे जो स्टॉक्स है या जो आपके छोटे सेक्टर्स है, यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट देखने मिली। लेकिन हाँ आईटी जो इंडेक्स एज अ होल है पिछले 3 सेशन से प्रेशर में था और बिकवाली आपकी रियलिटी, BFSI, एनर्जी और सीमेंट स्टॉक्स में भी देखा गया। अब निफ्टी की टॉप गेनर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे यूपीएल जो है यहाँ पे एक ब्रोकरेज अपग्रेड आया और स्टॉक जो है 2% के ऊपर था। इंडसइंड बैंक के तीसरे तिमाही के अपडेट बहुत अच्छे आए, जहां पे लोन्स एडवांसेस का भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिला। बजाज ऑटो और भारतीय एयरटेल में भी एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम मिली। ये सारे स्टॉक्स 1.5 से लेकर 2.5% तक भागे। निफ्टी लूजर्स में आपके टॉप लूजर्स में आपके हार्ड एसेट्स है, जैसे कि JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, IT स्पेस से टेक महिंद्रा, जहाँ पे सबसे बड़ा आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स का लूजर में था श्री सीमेंट। यहाँ पे भी लगभग आपको 2.5 से लेकर 3.5% के ऊपर जो है डाउन टिक देखने मिले आज के दिन के ट्रेड में। मिड कैप गेनर्स की भी बात कर लेते हैं। पूना वाला फिनकॉर्प जो एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है,
NBCC जहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और KPIT टेक यहाँ पे भी एक ब्रोकरेज अपडेट आया है। तो ये सारे स्टॉक्स में भी एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली, एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिला। और आखिर में भारत फोर्ज की भी बात करूंगा, यहाँ पे भी जो है उनके क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर जो दिसंबर के आंकड़े आए थे, मंथ ऑन मंथ बेसिस ले लीजिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लीजिए, बहुत अच्छे आंकड़े आए थे। ऑलमोस्ट 55% से ज्यादा ग्रोथ देखने मिला। मिड कैप लूजर्स में IT पैक का ऑफकोर्स जेंसाक टेक था, क्वेस्ट कॉर्प था, ब्रिगेड एंटरप्राइज आपके रियलिटी इंडेक्स है, जहाँ पे रियलिटी इंडेक्स खुद 1% से ज्यादा जो है नीचे गिर गई थी। और तीसरी तिमाही की थोड़ी वीक नतीजे आए थे आपके स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल में, तो आज जो है वहाँ पे स्टॉक में दबाव देखने मिला। तो ओवरऑल कहा जाए तो दिन में जो है ब्रॉडर इंडेक्सेस के लिए थोड़ी बेटर न्यूज थी, लेकिन जो आपके निफ्टी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहाँ पे 30 स्टॉक से ज्यादा आज रेड में थे। चलिए, मुंबई में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मुंबई में वाटर टैक्सी की जो सर्विस है वो जल्द शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इसी महीने से वाटर टैक्सी की सेवा आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद सेवा का आगाज़ करेंगे। वहीं वाटर टैक्सी की ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी, जिसमें स्नैक्स, लाइफ जैकेट, वॉशरूम जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। फिलहाल ये सर्विस बेलापुर, नवी मुंबई, JNPT, एलिफेंटा केव्स जैसे कई रूटों पर शुरू होगी। जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुशबू तिवारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो ये है वो वाटर टैक्सी जो जल्द ही शुरू होने वाली हैं। ये जो एक वेसल है, ये बड़ा वाला वेसल है। इसके अंदर 50 लोगों के कम्यूटर्स की क्षमता है। इसके अलावा अलग अलग साइज़ के वेसल्स उपलब्ध होंगे। 14 लोगों से लेकर 50 लोगों तक की कम्यूटर्स वाली सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये इन्फिनिटी हार्बर का है। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट नाम से भी अलग ऑपरेटर हैं, उन्हें भी लाइसेंस मिला हुआ है, और भी कई अन्य ऑपरेटर्स की खोज जारी है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सभी कम्यूटर्स जितने भी होंगे उनको लाइफ जैकेट मुहैया कराई जाएगी। बाकी सभी सेफ्टी मेजर्स का पालन भी होगा। ये एक AC वेसल है और इसका ऑनलाइन बुकिंग भी सुविधा उपलब्ध होगी। डायनामिक बुकिंग होगी, यानी जितना जल्दी आप बुकिंग करेंगे उतने ज़्यादा ही आपको कम रेट्स पड़ेंगे। और रेट्स की बात करें तो मंथली पासेस भी उपलब्ध होंगे। जो लोग रेगुलरली इनसे ट्रैवल करना चाहते हैं, 200 से लेकर 750 तक का प्राइसेस हैं जो एक कम्यूटर को यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। और यात्रा के दौरान स्नैकिंग वगैरह की भी जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध होंगी। चलिए बात कर लेते हैं ओला की और ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने अभी अपनी नई कंपनी निकाली है और वहाँ पे 10 मिलियन के प्रोडक्शन का एक टारगेट रखा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी होगी। वहीं भावेश अग्रवाल जो कि उसके CEO हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक तस्वीर साझा करी है और लिखा है कि रोज़ाना ओला 1000 इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण कर रही है। बता दें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ओला इलेक्ट्रिक का एक स्कूटर आ चुका है और करीबन इस समय 2 मिलियन की कैपेसिटी है और ये कैपेसिटी भावेश अग्रवाल के अनुसार 10 मिलियन की सालाना हो जाएगी, जो ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री भी होगी। फिर कोरोना की लहर का असर मार्केट पे भी दिख रहा है और फिर एक बार लोग बाज़ारों से दूर हो रहे हैं, एसेंशियल आइटम्स खरीदने की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि सबको ये डर है कि शायद वापस लॉकडाउन ना हो जाए। लोग मार्केट में जाकर शॉपिंग करने के बजाय अब फिर से ऑनलाइन खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि पिछले 7 दिनों में कोविड के केस जहां बेतहाशा बढ़ रहे हैं, फिर से ऑनलाइन सामानों की बिक्री में बम्पर उछाल आया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पिछले 7 दिनों में कोरोना ने एक बार फिर से अपना डरावना रूप दिखाया है, तो लोग भी सावधान हो चुके हैं। फिर से बाजारों से भीड़ कम होने लगी है। वहीं स्टोर शेल्फ और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जरूरी सामान गायब होने लगे हैं। इसके अलावा रोजाना इस्तेमाल के जरूरी सामानों की ऑनलाइन बिक्री पिछले कुछ दिनों में 15% तक बढ़ गई है। वहीं चॉकलेट और पेय उत्पादों समेत साबुन, शैम्पू, साफ सफाई के प्रोडक्ट, खाने पीने के सामान की बिक्री डबल हो गई है। सैनिटाइजर्स, N95 मास्क आदि की बिक्री में भी उछाल देखा जा रहा है। फिलहाल आने वाले कुछ समय तक कोविड का कहर और बरस सकता है। इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी तैयार हो चुके हैं। जिस तरह से नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगे हैं, उससे आसार हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, जिसको लेकर ई-कॉमर्स और दूसरी कंपनियां जरूरी सामान की सप्लाई में रुकावट ना आए, उसकी भी तैयारी में जुट गई हैं। ET नाउ स्वदेश। और स्वदेश खबर के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें और देखते रहें ET नाउ स्वदेश।